मैं वो हिंदू नहीं हूं जो नरेंद्र मोदी है। मैं बिल्कुल वह हिंदू नहीं हूं, आरएसएस वाला हिंदू नहीं हूं, नरेंद्र मोदी का हिंदू नहीं हूं। इसके जब पहला चुनाव लड़ा था तो मैं इसके साथ खड़ा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इतना जालिम और धूर्त आदमी है, इतना झूठ और बेवफा आदमी है, हिंदुस्तान को कहां गाड़ दिया। और इतना बेहया बेशर्म है कि अभी भी नहीं सोचता कि कोई अच्छे लोग हैं उनको इनवाइट करें, अब देश बर्बाद हो इसके ऊपर असर पड़ना नहीं है। क्या गुजरात मॉडल यार, व्हाट गुजरात मॉडल, कैसा गुजरात, क्यों, कौन सा मॉडल गुजरात का? हिंदुस्तान के लोग इसको पीट कर हुकूमत से किनारे करें। आदमी मर रहा, आदमी गरीब जा रहा, शिक्षा दफन कर दिया इसने, मंदिर से कहता है राष्ट्रवाद निकलता है अयोध्या से, इतना नफरत बो दिया, मुसलमानों को कुचल रहा। आजादी मुसलमान की दिलाई हुई है। 1857 का जब पहला ग्रेट वार ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था तो बरेली में बख्त खां की तलवार बाज रही थी, दिल्ली में बहादुर शाह जफर नाम मात्र का लीडर था, लखनऊ में बेगम हजरत लड़ रही। मुसलमान के बिना हिंदुस्तान की कल्पना भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस और पंडित बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद करते ही नहीं थे। और भगत सिंह तो कहते थे कि मैं मुसलमान के बिना जिंदा नहीं रह सकता, गांधी कहते थे। गुजरात मॉडल ठगी का जगह है, नफरत का जगह है, ये वहीं से आया। इसने नफरत की नदी बहवा दी है पूरे देश के अंदर। अभी गुलमर्ग से एक खबर आई है कि भारत ने 72 टन सोना बेच दिया है। ऑकवर्ड समस्या जो नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया है देश के लिए, इनवाइटेड प्रॉब्लम है और अकेले नरेंद्र मोदी ने क्रिएट किया है। क्या मनमोहन सिंह से जब सत्ता नरेंद्र मोदी ने हासिल किया था तो ये कभी सोचा था कि हमको अपना जो सोना, हमारी जो ताकत है हमारे हिंदुस्तान का, उसको भी हमको उसको बेचना पड़ेगा? ये सरकार चमड़ी उधेड़ ले नरेंद्र मोदी की, जहां 122 करोड़ लोग कुछ जानते ही नहीं, केवल काम करके मर जाना जानते हैं। उस देश में जहां 80% हिंदूज मंदिर के लिए पागल हुआ है, उसको पेट से और टैक्स से और शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी को एक जगह बैठाया जाए। भारत में कुछ रह नहीं गया है, भारत पूरी तरह से इन्होंने खाली कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी को तत्काल पीएम बनाया जाए। इस देश के खजाना को क्यों फूंका जा रहा है भाई, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब तक आप लॉकडाउन, इकोनॉमिक लॉकडाउन क्यों नहीं घोषित कर देते हैं, उसी में सब डालो। सोना कहीं नहीं है, सोना सरकार के खजाने में नहीं है, सोना उद्योगपतियों के, अमीरों के, माननीयों के घर रखा हुआ है। ये सब चोर हैं, ये सब डाकू हैं, ये रबर्स ऑफ द कंट्री है, यही है असली डकैत। कमीशन का पैसा, माननीयों का जगह का पैसा, उद्योगपतियों ने सोना कुंटलों खरीद के रखा है कि सभी पार्टियों की संपत्ति जब्त कर ली जाए, उनका कार्यालय, उनके एसेट्स, उनके गाड़ी, इसलिए कि चंदे और चोरी का पैसा है। पार्टियों का पैसा चंदा चोरी का पैसा है। पीएम की विदेश यात्रा प्रतिबंधित कर दी जाए, शीघ्र प्रतिबंधित कर दी जाए। जितनी बार विदेश पीएम जाता है, देश की सॉवरेंटी और देश का खजाना खाली करता है, सॉवरेंटी बर्बाद करके आता है इस देश का प्रधानमंत्री। किसी चुनाव में, अंतिम मेजरमेंट, किसी चुनाव में किसी भी नेता द्वारा जहाज के इस्तेमाल को अपराध घोषित किया जाना चाहिए। इन लुटेरों को, ये सब चोर हैं, लुटेरे हैं, ये माननीय कहने लायक, इनको माननीय तो मैं कहता ही नहीं। आप ये समझिए, ये मेरे मेजरमेंट थे और कोई रेट न बढ़ाए इस देश का प्रधानमंत्री। अब जब बढ़ाएगा तो सड़क पर आदमी मर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। अभी गुलमर्ग से एक खबर आई है कि भारत ने 72 टन सोना बेच दिया है। अब ये सोना बेचने का क्या कारण होता है, इसको हम समझेंगे और इससे भारत की आर्थिक स्थिति क्या मजबूत होगी या किस दिशा पर जाएगी, इस पर भी हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वीडियो वायरल हो रहे हैं कि 1991 में राजीव गांधी ने भी बेचा था, बाद में ये हुआ कि उन्होंने गिरवी रखा था, बेचा नहीं था। लेकिन क्या हकीकत है सोना बेचने का? कुछ लोग इस तरह से समझा रहे हैं कि जिस तरह से आपका घर का बजट होता है वैसे ही देश का समझिए कि आपके पास फ्लो ऑफ पैसा, यानी कि आपके पास इनकम आ रही है तो आप उससे खर्चा करते हैं। लेकिन जब आपकी नीतियां, आप कुछ काम नहीं करते, कुछ इस तरह से नहीं करते तो घर की इनकम आनी बंद हो जाती है और फिर स्थिति ऐसी आ जाती है कि तो आप घर की पहले जमीन बेचते हैं, गहने बेचते हैं, ये हालत हो जाती है। ये हमने देखा है, कई बड़े बड़े घरों में देखा है कि इस तरह की हालत हो जाती है जब हम लोगों का बजट और नीति अपने घर के लिए सही नहीं होती है। तो क्या देश उस हालत में पहुंच रहा है या पहुंचा दिया गया है? अब इसको पहुंचाने के जिम्मेदार कौन है? पिछले 11 साल से एक मजबूत सरकार है
क्या उसकी जवाबदेही कुछ है या नहीं है? जवाबदेही क्या जनता को कुछ असर पड़ता है या नहीं? क्योंकि हर बार ही कहा जाता है कि जनता उसे बहुमत के साथ जिताती है, हर बार उसको मंत्री और उसके सब केंद्र में उसको बिठाया जाता है। तो ये सब क्या है? कैसे जनता समझे कि इस स्थिति के जिम्मेदार कौन है? इस स्थिति से बाहर कैसे निकलेंगे? इसको समझाने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ डॉक्टर संपूर्ण मल है, पूर्वांचल के गांधी जी कहा जाता है इनको। पूर्वांचल इन हिस्ट्री आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस दिल्ली से जुड़े रह चुके हैं। ग्रेजुएट्स इन इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस से हैं। तो यानी कि जो राजनीति और अर्थशास्त्र का जुड़ा हुआ चीज है, इससे बेहतर आदमी इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं है जो आपको ये सारी स्थिति बता सके। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि द स्वतंत्र के साथ ये जुड़े हुए हैं आप लोगों के लिए कि आपको सही खबर मिले और देश हमारा सही दिशा में पहुंचे। साहब बहुत बहुत शुक्रिया द स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। आज की जो स्थिति है, कहा जा रहा है कि 72 टन सोना भी बिक गया है। हम किस दिशा में जा रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? वेलकम हैदर जी, और आपको प्रणाम, और इसके लिए कि इस रेलिवेंट विषय पर बहस के लिए हमें आप इनवाइट किए हैं। दो तीन बात है, मूल बात की जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है वह उसके हिसाब से प्रपोज है कि ये सोना बेच सकते हैं और ये गिरवी रख सकते हैं अपनी फॉरेक्स रिजर्व को एक्सटेंड करने के लिए। उसका जो बल्क है, जो 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 क्वांटम है, उसको बढ़ाने के लिए। एक बात अभी यह, और ये जो ब्लूमबर्ग है, यह अमेरिकी एक इकोनॉमिक सर्वे की संस्था है जो 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 सर्वे करती है, रिपोर्ट जारी करती है, और एक एथेंटिसिटी उसकी बहुत है। लेकिन अभी जो आया है कि इनके हिसाब से 1.20 लाख करोड़ रुपए का वो जो सूची आई है उसमें $112 12 बिलियन डॉलर का ये प्रपोज है कि यह इतने का ये सोना बेचेंगे, हटाएंगे सोना। तो भारत के रुपए में उसको देखें तो लगभग 1 लाख सवा लाख करोड़ रुपया होता है कि इतने का सोना इनको हटाना है। फॉरेक्स अपना जो विदेशी जो डॉलर है उसको अपने बटुए में रखने के लिए, ताकि माल विदेश से खरीद सके। एक बात तो अभी उस रिपोर्ट को हम बहुत एथेंटिक मान के नहीं चलते हैं, लेकिन क्राइसिस बिल्कुल आपके सामने, मैं आपको लगभग 15 दिन पहले एक डिबेट में बताया था कि इस देश बिल्कुल आर्थिक रूप से धड़ाम होने वाला है और फॉरेक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों आएगी? लेकिन इसके पहले कि मैं ये बात करूं, एक सवाल आपके माध्यम से पूरे सुनने वालों को, जो इकोनॉमिस्ट है, नॉन इकोनॉमिस्ट है, सुनने वाला है, उससे पूछना चाहता हूं कि आखिर यह समस्या कैसे पैदा हुई। मैं बात इस तरीके से आपसे पूछना चाहता हूं कि 35 बरस बाद जब इकोनॉमी अपनी मजबूती की तरफ भारत की बढ़ रही थी, मनमोहन सिंह ने इस इकोनॉमी को 1991 को जरा किनारे छोड़िए आप, अभी और चंद्रशेखर का युग और जो है कांग्रेस जो सत्ता में आई थी, जिस तरीके से रिकवर किया सोल्ड गोल्ड्स को, उसको किनारे रखिए, उससे बहुत आगे भारतीय इंडियन इकोनॉमी बढ़ गई थी। तो अब उसको रिकॉल करके, और इस ऑकवर्ड समस्या जो नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया है देश के लिए, इनवाइटेड प्रॉब्लम है और अकेले नरेंद्र मोदी ने क्रिएट किया है। जितनी तेल की समस्या और गैस की समस्या यहाँ है, आप कनाडा वगैरह में देखिए, वहां और सस्ता किया गया है कि लोगों का जो विश्वास है सरकार के प्रति वो बना रहे। लेकिन इसने तो इस हिंदुस्तान को लुटा दिया है चुनाव में और फिजूल का खर्च करके इस व्यक्ति ने। तो अब ये मैं सवाल करता हूं कि क्यों ये समस्या आई है? समस्या क्यों आई है कि आपका फॉरेक्स इस जगह पहुंच गया है कि अब आपको जो आपका जो सोना है रखा हुआ उसको आप बेचने की सोच रहे हैं। एक बात, सबसे मजबूत सवाल, या हम उत्तर देने से अच्छा है कि हम लोगों से ही पूछें कि लोग एक बार, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, हमसे इससे मतलब नहीं है, विचार करें कि क्या मनमोहन सिंह से जब सत्ता नरेंद्र मोदी ने हासिल किया था तो ये कभी सोचा था कि हमको अपना जो सोना, हमारी जो ताकत है हमारे हिंदुस्तान का, उसको भी उसको बेचना पड़ेगा? कभी सोचा था नरेंद्र मोदी ने? और ये विचार आ रहा है तो हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, इस पर बात होनी चाहिए।
अब हम आते हैं कि क्यों समस्या खड़ी हुई है और किस तरीके से इस समस्या से बचा जा सकता है। दो बिंदु पर बात करेंगे। समस्या खड़ी हुई है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और उस वहां युद्ध की स्थिति अटैक के साथ। मैं उस दिन भी कहा था कि यदि नरेंद्र मोदी इजराइल का विजिट 25 और 26 फरवरी को, जो लैंडमार्क डेट्स हैं उसको याद रखिए, इतिहास में बाद में इस डेट की पर और काम होगा। 25-26 फरवरी को क्या करने इजराइल गए थे और उनके भारत लौटते 28 घंटे घड़ी के टाइम से 27 की रात में घटना घटी कि 28 की मॉर्निंग में इजराइल ने अटैक करके उसका साथी अमेरिका मिलकर और खुमैनी की हत्या कर दी। ठीक है ना, ये हत्या के साथ उसके पहले कोई समस्या 28 फरवरी के पहले किसी तरह की समस्या सामने खड़ी नहीं थी। आपके दर्शकों को और सबको बता दें, और होगी भी तो लोग नहीं जानते थे, होगी भी तो लोगों को पता नहीं था। लोगों को पता चला जब खुमैनी मार दिए गए। खुमैनी हमारे फ्रेंड थे। ये घटनाएं इतनी क्लिष्ट होती गई और वहीं से समस्या चालू हुई। लेकिन इन्होंने देश में एक बयान जारी किया 8-9 मार्च के आसपास कि हमको किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, हमारे तेल की कोई क्राइसिस हमारे पास नहीं है, गैस का हमारे पास पूरा भंडार है, सब कुछ है, रखा हुआ है। लेकिन समस्या हैदर जी बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते हालत ये हो गई। इसी बीच अमेरिका ने एक बयान जारी किया कि जब क्राइसिस युद्ध का रूप ले लिया तो उसने बयान जारी किया कि भारत रूस से तेल खरीद सकता है। कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। क्या हुआ, कितना तेल खरीदा, वह टाइमिंग एक्सपायर हुई और अब सस्ते दर पर रूस देने वाला तेल और ईरान देने वाला जो प्लेस था, अब वहां से तेल इनको नहीं मिल रहा है। आप गौर करिएगा, तेल वहां से इनको नहीं मिल रहा है। अमेरिकी गाइडलाइन के हिसाब से इनको तेल दिया जा रहा है। और रुपया की स्थिति ये हुई कि जब ये हो रहा था, केवल 19 दिन में रुपया टूटकर 91-92 से टूटकर 96-95 की जो डेडलाइन है वो क्रॉस कर गई। मैंने उस दिन भी कहा था कि रुपया 92 पर नहीं आ सकता। आप सारा सोना बेच दीजिए भारत का और इतना ज्यादा डॉलर आप फॉरेक्स जो फॉरेन एक्सचेंज आपका है उसको रिजर्व कर लीजिए। कितने दिन आप उसको रखेंगे? इसलिए कि जब आपका रुपया टूटता जा रहा है तो जो माल आप बाहर से मंगा रहे हैं उसके लिए आप जहां इतना पैसा देते थे वहां इतना दे रहे हैं। पहली बात, जो माल आप बाहर भेज रहे थे 30%, 100 में 70 रुपया, कहीं 70 ठो सामान यदि बाहर से मंगाते हैं तो उसके मुकाबले केवल 30 ठो सामान हम बाहर भेजते हैं। इतने का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो अगेंस्ट है, भारत के प्रतिकूल है। तो जो रुपया आप अपना सामान बाहर भेजते थे उस पर अब रुपया जहां इतना मिलता था अब इतने डॉलर मिल रहा है। तो आपको दोनों तरफ से मार झेलनी पड़ रही है। रुपया आपको ज्यादा आयात पर देना पड़ रहा है और निर्यात पर कम मिल रहा है आपको। तो जो समस्या खड़ी हुई, यहां खड़ी हुई। अब समझिए कि जो तेल, पेट्रोल और डीजल और जो गैस है ये तो घट नहीं सकता था, इसको आपको आबाद देना था। एक मटेरियल था, ये जीवन इसके बिना नहीं चल सकता था। उसमें आपने एडिबल ऑयल को भी जोड़ा था, उसको फिलहाल मैं किनारे रखता हूं। अब इसको अनवरत हमको सप्लाई जारी रहे, इसके लिए क्या करना था कि आपके पास पैसा होना चाहिए था। पैसा ही आपके पास कम होता गया और जो प्रोडक्शन था आपका वो तो आपने सारी जो 26-25 PSUs थी उसको आपने सोल्ड आउट कर दी, बेच दिया है प्राइवेट कंपनियों के हाथ। प्रोडक्शन के नाम पर आप धीरे धीरे नील होते गए हैं। तो आपके पास बढ़ाने के लिए कुछ नहीं हो रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री का एक बयान आया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमको अपनी उत्पादकता बढ़ानी होगी। अब उनको अपनी उत्पादकता याद आ रही है और 12 साल तक मंदिर और मदिरालय का झुनझुना बजाए हैं हिंदुस्तान में। गली गली में मदिरालय खोले हैं, फैक्ट्री खोली गई है और मंदिर बनाए गए हैं हर 1000 मीटर पर। उस दिन भी मैं डिबेट में कहा था ये बहस का विषय लोगों के दिमाग में नहीं है,
लेकिन इतना व्यापक इम्पैक्ट है, इनसे विज्ञान, अर्थव्यवस्था और जो है ऑब्जेक्टिविटी से कोई मतलब नहीं रह गया था। तो अब इनके पास फॉरेन रिजर्व खत्म हो गया है, खत्म, और तेल और गैस महंगा हो गया इंटरनेशनल बाजार में। तो तीन मोर्चे पर पैसा हमको ज्यादा, एक तो महंगा हुआ इंटरनेशनल मार्केट में सामान, दूसरी बात ये हुई कि फॉरेक्स रिजर्व दो कारणों से टूट गया अपना। एक तो हमको जो निर्यात हम कर रहे हैं उस पर कम पैसा मिल रहा है, क्यों कि रुपया हमारा अपेक्षाकृत नीचे हो गया है, रुपया का मान, वैल्यू, और जो हम आयात कर रहे हैं उस पर रुपया हमको ज्यादा देना पड़ रहा है। तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व जो हमारा कोष है वो धीरे धीरे वैकेट हो गया, खाली हो गया, पटुआ हमारा। तो अब रास्ते क्या क्या हैं, अब उस पर विचार करते हैं। रास्ता ये है कि ये सरकार चमड़ी उधेड़ ले नरेंद्र मोदी की, तो चमड़ी उधेड़ 6.5 रुपए 70 पैसे इन्होंने लगभग 13-14 दिनों में चाबुक मारकर बढ़ा लिया। टैक्स तेल पर और गैस आदि को बढ़ाकर इन्होंने बढ़ाया, और अभी बढ़ाएंगे, अभी रुकेगा नहीं। एक तो विकल्प सरकार के पास ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ा ले, वो तो नहीं बढ़ सकता, आप जानते ही हैं कि अब आज इस विकट घड़ी में आप सामान पैदा नहीं कर सकते, वो प्रोसेस है धीरे धीरे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाने का। दूसरा ये है कि आप जो है आप रुपए को 91-92 पर ले आइए, अभी समस्या खत्म हो जाएगी, वो आप ला नहीं सकते, आपको पता है, दोनों काम नहीं हो सकता। तीसरा ये है कि टैक्स आप बढ़ाइए, लोगों पर टैक्स लगाइए और सामान की कीमत एकाएक बढ़ाइए। दो और ये सबसे सस्ता, सरकार के पास सबसे सस्ता हथियार है, और उस देश में जहां 122 करोड़ लोग कुछ जानते ही नहीं, केवल काम करके मर जाना जानते हैं, उस देश में जहां 80% हिंदूज मंदिर के लिए पागल हुआ है, उसको पेट से और टैक्स से और शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, उस देश में लोगों को बता पाना मुश्किल है। तो यह नरेंद्र मोदी के पास एक जबरदस्त चाबुक है कि वो रेट बढ़ा दे, जीएसटी बढ़ा दे, जो है कीमतें बढ़ा दे, प्राइसेस बढ़ा दे कमोडिटी का, जीएसटी बढ़ा दे, टोल टैक्स बढ़ाए। ये उसके पास एक बेहतरीन हथियार है भारत के 145 करोड़ लोगों में, तो ये उसने कर लिया है। अब उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर जो पड़ेगा वो दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे भी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है। अब जो हमारा फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी है, यानी डॉलर है, अभी भी ज्यादा व्यापार उसी में होता है। यद्यप भारत ने कई देशों से सीधे रुपए में ट्रेडिंग चालू किया है, आप समझ रहे बात ना, लेकिन अभी भी डॉलर, चूंकि डॉलर डोमिनेंट करेंसी है दुनिया भर की, आधे से अधिक देशों में ट्रेडिंग उसी डॉलर में होती है, इंटरनेशनल करेंसी मान है। तो यूरोप वालों ने अपना अलग से क्रिएट कर लिया है, लेकिन भारत इस क्षमता में नहीं है। तो अब इनके पास कौन सा रास्ता बच गया कि अब जो हमारा जो गोल्ड का भंडार है उसमें से थोड़ा थोड़ा बेचिए। तो जो ब्लूमबर्ग जो इंटरनेशनल असेसमेंट और एनालिसिस की एक प्राइवेट कंसर्न है जो बहुत सटीक डाटा देती है, अब पिछली सदी का है, हम समझते हैं कि 1980 के आसपास का इसका जन्म है इस कंसर्न का, और तब से यह डाटा जो देती है वो डाटे में वेरिएशन बहुत नहीं रहता। लेकिन अभी जो प्रिडिक्शन हो रहा है, ये प्रिडिक्शन है कि 120 लाख करोड़ रुपए का ये गोल्ड सोल्ड आउट करके और अपना जो आयात है उसको खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो बात हमने पूरा किया। तीसरी बात जो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और इस देश के सामने जो फार्मूला बार बार रख रहा हूं कि सबसे बेहतरीन है, भारत को बचाया जा सकता है, इंसानियत को बचाई जा सकती है, बिना टैक्स बढ़ाए, बिना अपना सोना सोल्ड आउट किए, बिना जीएसटी को हाइकअप किए, हम अपनी देश को इस क्राइसिस से, इस महंगे दर पर यदि डीजल पेट्रोल और ऑयल मिल रहा है तो हम खरीद सकते हैं। इसमें क्या क्या करना है मैं आपको पॉइंट वाइज गिना देता हूं। पहला तो यह है कि नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी को एक जगह बैठाया जाए। मैं नहीं कहता इनको हिरासत में लिया जाए, मैं उस दिन भी संभल के बोला था, आज भी संभल के बोल रहा हूं, लेकिन भारत में कुछ रह नहीं गया है। भारत पूरी तरह से इन्होंने खाली कर दिया है, पूरी तरीके से भारत को इस प्रधानमंत्री ने बेच डाला है, और जो बचा कुचा था
एक्सप्रेसवे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कंक्रीट, बालू, दीप, ईंट में भारत की जमीन को बदल दिया है। इतनी जंगल जमीन का इतना वैश्विक स्केल पर विनाश कराया है। इसने डेवलपमेंट को समझ लिया कि डेवलपमेंट का अर्थ है चौड़ी और चमकती सड़कें, डेवलपमेंट का अर्थ है हर कमिश्नरी में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हर जिले में एक हेलीपैड। इसका ये फार्मूला हो गया। 369 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इन सबों ने रखा, ये भी 2019-20 में, कि हम 350 एयरपोर्ट हिंदुस्तान में बनाएंगे, जिस देश में 90,000 स्कूल इसने बंद कर दिया था। तो मैं अब एक एक ठो बता रहा हूं। पहला कि अडानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी जो ट्रायंगुलर है भारतीय इकोनॉमी को बर्बाद करने का, इन्हीं के बीच गेम हुआ है पूरा। ये दोनों इनके साथ थे। नरेंद्र मोदी के मैं भाजपा का नाम नहीं ले रहा हूं, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल मैं भाजपा का नाम नहीं ले रहा हूं, इसलिए कि भाजपा को यदि कंसर्न इसमें होता, भाजपा को थोड़ी सी तवज्जो नरेंद्र मोदी दिए होते, तो हार्वर्ड स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पढ़े आपके पास अन्य जो भी उनकी डिमेरिट हो, मैं नहीं जानता कि ब्राह्मणिज्म के फॉलोअर हैं या क्या हैं, लेकिन एक इकोनॉमिस्ट भारत का अभी अमर्त्य सेन के बाद सरकार के पास था, उससे इन्होंने संवाद नहीं किया। न उनको कभी जिम्मेदारी समझी कि अर्थव्यवस्था टूट रहा है, इसको संभालिए। नरेंद्र मोदी ने यह सारा काम ट्रायंगुलर का मामला है, इनको बैठाया जाना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और सचिव अभी भी ये झूठ बोलते हैं सब कि हमने आधा कर्टिल कर दिया गाड़ियों का जो बॉयज था, और उसके बाद हमने सब आधा कर, कहीं कुछ नहीं। दिखाने के लिए इन लोगों ने फोटो, जिस दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आधा करेंगे गाड़ियों का रेला, और उसको आधा दिखाने के लिए 2-2 गाड़ियों का फोटो खिंचवाया, लगा दिया। 35 गाड़ियों का रेला अभी परसों चौथा रोज हमने देखा देहरादून से। इस भारतीय जनता पार्टी का जो नितिन नवीन है, उसके बेड़े में 37 गाड़ी हमने गिन कर रखा है। डिबेट यदि करिएगा तो मैं दिखाऊंगा, दिखाइएगा देश को। अभी 2 दिन पहले इनके ऊपर कोई असर नहीं है। इनको मैंने कहा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेके और कैबिनेट मंत्री तक, कैबिनेट सचिव तक 2 गाड़ी, एक गाड़ी में वो स्वतः बैठे, उसका सुरक्षा, उसके साथ कोई और जो बैठना हो बैठे, और एक गाड़ी उसकी सिक्योरिटी की चले जिसमें 2 गनमैन हो। 2 से अधिक नहीं, तोपखाने की जरूरत नहीं है। इनके लिए तोपखाना, इन हिंदुस्तान के लुटेरों के लिए ये तोपखाना लेके हिंदुस्तान लूट रहे हैं। 2 गाड़ी, एक मिनिस्टर के बाद 2 गाड़ी। दूसरा, मैंने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी को तत्काल पीएम बनाया जाए। तीसरी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक बात कि उन तीनों तिकड़ी को बैठाया जाए, फौरन प्रेसिडेंट बैठाएं, कैबिनेट बैठे, जिम्मेदार लोग कहें कि तुम बैठो, अब बताओ कि भारत क्यों आज इस दशा में कैसे पहुंच गया है, रुपया कहां गया भारत का। दूसरा कि सुब्रमण्यम स्वामी को पीएम बनाया जाए। तीसरा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सचिव तक 2 गाड़ी, 2 गाड़ी 2 गनमैन, 2 गाड़ी 2 गनमैन, इससे अधिक तीसरा कुछ नहीं। ये क्या मतलब है कि रायल सवारी निकलती है प्रेसिडेंट की। ये तो वायसराय इरविन से भी गजब का मामला हो गया है, और ये चला आ रहा है। केवल द्रौपदी मुर्मू का ही मामला नहीं है, इसमें शान समझता है सब भारत का प्रेसिडेंट, और ये देश की जनता भी देखती है तो कहती है प्रेसिडेंट आया है। अंग्रेजों से भी क्रूड व्यवस्था, तो इतना रुपया फूंकता है एक प्रेसिडेंट के एक किसी विजिट यात्रा पर, करोड़ों रुपया फूंक दिया जाता है गरीबों की कमाई और टैक्स पेयर्स का। कोई बोल नहीं रहा है, न इस पर कोई बहस हो रही है। आज भी इस पर बहस नहीं हो रही है कि तुम क्यों नहीं ट्रेन में बैठ के जा सकते। तुम, जब कानून बराबर है, डेमोक्रेसी है, 2 ऐसे बड़े हथियार हैं, तो तुमको, तुम्हारी एक जहाज 9,000 करोड़ की निकलती है, तुम्हारा लाइन क्लियर होता है, फिर वहां जहाज उतरती है बड़े एरोड्रम पर, वहां से तुम हेलीपैड से बह जाते, वहां हेलीकॉप्टर का बनाया जाता है। रुपया बर्बाद करने का। तो मैंने कहा कि कोई जहाज नहीं, सार्वजनिक साधन से यात्रा करें। विधायक निधियां और सांसद निधियां खत्म कर दी जाए। विधायक निधियां, सांसद निधियां खत्म कर दी जाए। यदि 5,000 लोगों का 500 करोड़ रुपया जोड़िएगा तो 25,000 करोड़ रुपया केवल यही होता है। 5 करोड़ हम जोड़ लें, 5,000 लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स और पार्लियामेंट मेंबर्स हैं भारत के, दोनों मिलके, ठीक है ना। तो 5,000 का 25,000 करोड़ ये केवल ये बचेगा। और अभी जब तक एक क्राइसिस चल रही है, नेक्स्ट मेजरमेंट की, जब तक एक क्राइसिस चल रही है तब तक
इनके विधायक और सांसदों के वेतन काट लिए जाए। किसी सांसद विधायक का वेतन आज की तिथि में किसी स्टेट का 2 लाख से कम नहीं है पर मंथ। अब वेतन इन लोगों ने बाकायदा बना दिया है। सांसद का तो लगभग 42 लाख है कंटिजेंसी और सैलरी मिलके, और विधायकों का लगभग 12 दूनी 24 30 लाख रुपए है। किसी भी असेंबली का एमएलए का विधायक का वेतन 2.5 लाख से कम नहीं है। तो इनको सब निकालेंगे तो इतना पड़ेगा, अभी रद्द कर दिया जाए। दूसरा, वेतन जितने भी है, नेक्स्ट मेजरमेंट है कि वेतन 1 लाख से मिनिमम वेतन 50,000 करिए और मैक्सिमम वेतन 1 लाख करिए। 5 लाख प्रेसिडेंट को क्यों दिया जा रहा है? 3 लाख कैबिनेट मंत्री को क्यों दिया जा रहा है? इस देश के खजाना को क्यों फूंका जा रहा है? भाई हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब तक आप लॉकडाउन, इकोनॉमिक लॉकडाउन क्यों नहीं घोषित कर देते हैं, उसी में सब डालो। तो 1 लाख अधिकतम वेतन कोई कर्मचारी, श्रीमान, माननीय जितने भी हैं, और न्यूनतम वेतन 40,000 नहीं। कोई पियून भी नियुक्त होता है तो उसे 50,000 दो। ये मेजरमेंट बना है। पार्टियों की 1 किलो से अधिक सोना जितने भी लोगों के पास है इस देश में, एक भी फॉरेक्स कर रहे हैं, दुनिया का सबसे मजबूत मुल्क हो जाएगा। इस देश में जो 2019 से लेके और 26 तक 28 फरवरी तक जो सोने का अकाल पड़ा है, 29,000 रुपए से सोना राइज होना चालू हुआ है और 1,62,000 पर 10 ग्राम गया है। कहाँ गया है सोना? 125 करोड़ लोगों के पास जेब में चवन्नी नहीं है, वो किसी तरह पेट पाल रहा है। सोने की दुकान जानता है? सोना किसने खरीदा है? आप जैसे, मेरे जैसे और ये माननीयों जैसे, श्रीमान जैसे लोगों का, जिनका पेट भर रहा है। वो बड़ी बड़ी किलो का किलो सोना है सब घरों में। सोना कहीं नहीं है, सोना सरकार के खजाने में नहीं है। सोना उद्योगपतियों के, अमीरों के, माननीयों के घर रखा हुआ है। सब मशीनरी है, डिजिटल इंडिया है। 2 मिनट में पता चल जाएगा कागज से कि आप किसके पास सोना है। 1 किलो से अधिक जिस भी घर में 2000 नवंबर 19 से लेके फरवरी 2026 तक क्रय सोना हुआ है, 1 किलो से अधिक सारे सोने खींच ले आए जाए, सारे सोने निकाल लिए जाए, पनिश किया जाए। ये सब चोर हैं, ये सब डाकू हैं, ये रबर्स ऑफ द कंट्री हैं। यही है असली डकैत। कमीशन का पैसा, माननीयों का जगह का पैसा, उद्योगपतियों ने सोना कुंटलों खरीद के रखा है। अरे किलो किलो तो सोना यार ये दान देते हैं मस्जिदों और मंदिरों के छतरी के लिए, उनके फर्श में सोना जड़वाने के लिए। अगली बात कि सभी पार्टियों की संपत्ति जब्त कर ली जाए, उनका कार्यालय, उनके एसेट्स, उनके गाड़ी, इसलिए कि चंदे और चोरी का पैसा है। पार्टियों का पैसा चंदा चोरी का पैसा है। चंदा और चोरी का पैसा जो 32-33 हजार करोड़ रुपया केवल कैश का होगा यदि सभी पार्टियों का छीन लिया जाए तो। गाड़ियों का अलग होगा, कार्यालय जो इनके करोड़ों करोड़ों के बनवाए गए हैं, विशेषकर इनके भाजपाइयों के, इनका अलग होगा, कांग्रेस जनों का अलग होगा, सबका। इसमें कोई मैं डिस्पैरिटी की बात नहीं करता। इसके बाद क्या किया जाए? आरएसएस एक अवैधानिक संस्था है, इसकी संपत्ति जब्त की है, उसको जब्त करने आ रहे। तीसरा, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा अब से एक सर्कुलेशन निकाल दें कि कोई निजी व्यक्ति सोना नहीं खरीदेगा। मेरी बात मैंने अपना बनाया है फॉर्मूला। कोई निजी व्यक्ति सोना नहीं खरीदे जब तक क्राइसिस सरकार कर नहीं, कोई दुकानदार और निजी व्यक्ति सोना खरीदेगा भी नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कोई भी निजी व्यक्ति सोना किसी दुकान में अभी स्टॉप लगाए। सोना खाने की चीज नहीं है, सोना पहनने ओढ़ने की चीज नहीं है, शिक्षा चिकित्सा के उपयोग, आपको सोना नहीं खरीदना है। पहले एक बड़ा बात मैं बोल रहा हूँ, इसको माने ना, सरकार नहीं मानेगी, हमको पता ही है, लेकिन मैं अपनी बात रख रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सोना ना खरीदने पाए। और इसके बाद तेल गैस आदि की जो कीमत है वो किसी कीमत पर अभी न बढ़ाएं। उसको प्राइवेट संसाधन और संपत्ति जो 1990 के पास कंपनियों को बेची गई है, पीएसयूज, उसको जब्त कर लें। उनको क्या दे दें कि जिस रेट में खरीदा गया है और उस पर जो प्रति वर्ष महंगाई भत्ता 10%, 9%, 8% है, जोड़ के उनको दे दें। ये नहीं कि उन्होंने 2000 में खरीदा और आज जो है 47 लाख जिसकी करोड़ की जो कैपिटल हो गई है उसको छोड़ देना। सब जब्त कर लें, सब जब्त करें, छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी कमाई हुई प्रॉपर्टी नहीं है। इसके बाद
मंत्रियों की संपत्ति 2090 के बाद आज तक इस समय देश में अप्रोक्सीमेट 1000 मंत्री हैं। 1000 मंत्री विधानसभाओं में और सेंटर में मिलके हैं। इनकी किसी मंत्री की कैपिटल 1000 से कम की नहीं है, 1000 से करोड़ की। किसी भी मंत्री की कैपिटल एवरेज मैं बता रहा हूं। और गडकरी की और अमित शाह की कैपिटल तो पूछिए मत कि कितने कितने लाखों लाखों करोड़ एक आदमी की कैपिटल है। और इसी तरह की स्थिति बहुत सारे मंत्रियों की है। तो ये छीन लिया जाए, इनके पास रहने देने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोगों के पास जहाजें हैं, 1990 के पास जहाज जिन लोगों ने खरीदा है, जहाज, हेलीकॉप्टर, बताइए ना, देश में 120 करोड़ लोगों के पास 2 मीटिंग का खाना नहीं है, कैश के नाम पर 1 रुपया नहीं है। उस देश में 250 लोगों के पास जेट विमान और जहाजें अपनी रखी हुई हैं। कौन सा विकास का सिंबल है? कौन सी संविधान की व्यवस्था इक्विलिटी से लगेगा? इससे कौन सा विकास होगा? और संयोग से उस सभी उद्योगपतियों के पास, और उसमें 70% ऐसे माफिया और अमीरों के पास है जिन लोगों ने तोड़ फोड़ हिंसात्मक काम किया इस देश के अंदर। चार्ट बना के देख लें, ये सब छीन लिया जाए, अब देर लगाने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद आईटी जो नहीं भरता है, जो आईटी नहीं भरता है, एक से अधिक गाड़ी, करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां आईटी न भरने वाले लोगों के नाम चल रही हैं। पिता आईएएस अफसर है, पिता नेता है, उनका माननीय है, और पुत्र के नाम गाड़ी चल रही है, पत्नी के नाम गाड़ी चल रही है करोड़ों की, और वो भी एक नहीं, एक से अधिक। तो जिनके नाम आईटी नहीं भरा गया है, सच तो यह है कि एक भी गाड़ी चलाने के हकदार नहीं है, उनसे छीन लिया जाए, बिल्कुल छीन लिया जाए। किसान और मजदूर करते करते मर जाता है, उसको पेट नहीं भरता, गाड़ी का सपना भी नहीं देख सकता, और आप डाका डाल रहे हैं हिंदुस्तान पर कब्जा में लेकर, डेमोक्रेसी को अपने अधिकार में लेके, और कोई बोल नहीं रहा है। आपकी सत्ता है, आप कुछ कर नहीं रहे। आप कुछ मेजरमेंट करिए, कुछ उपाय करिए। तीसरा जो है, पीएम की विदेश यात्रा प्रतिबंधित कर दी जाए, शीघ्र प्रतिबंधित कर दी जाए। जितनी बार विदेश पीएम जाता है, देश की सॉवरेंटी और देश का खजाना खाली करता है, सॉवरेंटी बर्बाद करके आता है। इस देश का प्रधानमंत्री कहे तो इसके प्रत्येक यात्रा का हिसाब मैं दे सकता हूं, बता सकता हूं। सॉवरेंटी और जो प्रॉपर्टी है भारत की, ये तहस नहस करके आता है। इसकी विदेश यात्रा बंद किया जाए। विदेश में जरूरत फॉरेन मिनिस्टर जाए, और यदि साइन करना हो तो पहले जैसे राष्ट्रपति जाते थे, बड़ी बिग साइन के लिए राष्ट्रपति जाए, और बिहाफ ऑफ द कंट्री होना चाहिए। प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री कौन है जिस तरीके से जाता है? ये कौन सा व्यक्ति है साइन करने के लिए? भाई, देश राष्ट्रपति के नाम चलता है, प्रधानमंत्री का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात कि देश के भीतर, अगली बात, देश के भीतर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, माननीय सभी ट्रेन और बस का इस्तेमाल करें। ये कौन है? ये कौन है? कल तक फटा पैजामा और चाय बेचने वाला कहता है, खुद कहता है कि हमारी माँ ये करती थी, मैं बर्तन धोता था, मैं चाय बेचता था। और ये 8000 करोड़ की विमान से किसने कहा चलने के लिए? जिस देश में 22 करोड़ कुपोषित हैं, 20 करोड़ लोगों के पास कुछ नहीं है, 80 करोड़ कंगाल है, 5 किलो। ये कौन है? ये कौन लोग हैं? एक विधायक बनता है, कल तक वो चोरी और सेधकारी करता है। जब विधायक बनता है तो 1000 करोड़ का मालिक बनता है, उसके साथ 3-3 गाड़ियां चलती है, कैपिटल उसकी सर्कुलेशन में चलती है। तो ये क्या होता है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, अब हमारे पास इतना खजाना है, थोड़े से लोग इतना सोना लेके, जानते हैं सोना 160 रुपया 10 ग्राम का क्यों हुआ है? कि यहाँ के अमीरों ने और पूंजीपतियों ने, जब आप डिमोनिटाइजेशन कर दिए, जब वो ब्लैक धन के पास घूमकर उन्हीं के पास गया, उस सोने से उस पैसे से जबरदस्त खरीदारी हुई है, माननीयों ने खरीद। अरे आप चेक करके दिखा लीजिए ना, 1 किलो सर्कुलेशन निकालिए आदेश, और 1 किलो से अधिक जिसके यहाँ सोना हो भारत में, जो लोग सपोज करिए कि जो पैंट नहीं खरीदे हैं, चोरी किए हैं, वो कैश बुक है ना जहां से सोना खरीदे हैं, उस पर वो बता देगा, कैश मेमो बताएगा वो सोने की दुकान का। वो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दर्ज न करता हो ना, वो दर्ज करके सोना मिलेगा। ये सभी पकड़ाएंगे। भारत आज नहीं, भारत 150 रुपए आप जो पेट्रोल बेचेंगे तभी यहाँ महंगाई नहीं बढ़ेगी। सरकार लेकिन इतना ये सब चोर यहाँ बढ़े हुए हैं
इसमें माननीयों से लेके श्रीमान चोर हैं, गरीब के पास कुछ है? खाली सोना डिस्कवर करा लीजिए जो रखे हैं सॉलिड में, वेतन क्यों इतना इतना, इनकी निधियां बंद करिए, गाड़ी क्यों उड़ते चलते हैं, जहाज से ट्रेन क्या करने प्रधानमंत्री उड़ के जाता है? और किसी चुनाव में जी हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, किसी चुनाव में अंतिम मेजरमेंट, किसी चुनाव में किसी भी नेता द्वारा जहाज के इस्तेमाल को अपराध घोषित करने किया जाना चाहिए। अरे यार, हमारे पेट का तेल जो है ना, तेल के रूप में हमारे पेट का कोई सब धुआं के रूप में उड़ाते हैं। कौन सा डेमोक्रेसी आसमान से नियंत्रित करते हैं भाई? कौन सा वोट मांगते हैं? पहले डेमोक्रेसी आजादी के बाद देश नहीं था, चप्पल नहीं थी, और जो है समाजवाद की पथरीली राहें, यही जो है दीघे जी की पुस्तक हमारी 1200-2200 पुस्तकों की लाइब्रेरी में पीछे लगी थी। उन्होंने पहला जब एमएलए का चुनाव हुआ था 52 का, तो जिस क्षेत्र में गए थे वो बता रहे थे कि कांटे थे और चप्पल नहीं था उनके पास, 8 आने का कि 12 आने का चप्पल नहीं था, गड़ रहा था, कांटे पैर में गड़ रहे थे। वो दिन भूल गया, ये लगता ही नहीं है कि भारत है। तो इन लुटेरों को, ये सब चोर हैं, लुटेरे हैं, ये माननी कहने लायक, इनको माननी तो मैं कहता ही नहीं। आप ये समझिए, ये मेरे मेजरमेंट थे। और कोई रेट न बढ़ाए इस देश का प्रधानमंत्री, अब जब बढ़ाएगा तो सड़क पर आदमी मर जाएगा, बगावत होगा। उधर देखिए आप, वो जो काकरोच जनता पार्टी है, कोई कहीं कागज में कहीं व्यवहार में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जनता का आक्रोश देखिए कि कितने उसके मेंबर्स हो गए। इतना युवा जनता इतनी त्रस्त है कि वो नहीं जान रहा है कि क्या है। हवाई फार्म है, आप भी समझ रहे हैं, लेकिन वो एक सिंबोलिज्म देखिए कि कितनी जनता आहत परेशान है इस क्रूर की सत्ता से कि उससे जुड़ती चली जा रही है। जी सर, हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे देश की जनता भी ये समझना चाहेगी, 2014 में हमने एक मजबूत सरकार चुनी थी। हमसे कहा गया था कि जिस तरह से गुजरात मॉडल हिट है और सब कुछ बढ़िया है, सबकी पॉलिसी बढ़िया है और आप आर्थिक रूप से इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके पास 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, ये सब हमें आश्वासन दे के सत्ता पर आए थे। तो 11 साल में क्या कोई विजन ही नहीं था सरकार का कि इस तरह का अगर कभी आर्थिक संकट आए तो हमारे पास क्या वैकल्पिक है? ये सारा ध्यान हिंदू मुस्लिम लड़ाई फसाद में ही गुजार दिया। जी जो एक गुजरात मॉडल लेके आए थे, गुजरात मॉडल अंधविश्वास, पाखंड वहां से बारो करके ले आए थे और वहां से लूटपाट चोरी अडानी अंबानी को परिचित किए थे। अडानी को विशेषकर लेके देश में लेकर इन्होंने, गुजरात का तो कोई मॉडल ही नहीं, उसी मॉडल का नरेंद्र मोदी है ना। क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी है, पूरी तरीके से झूठा है, व्यभिचारी है और लुटेरा है और भय पैदा करता है, नफरत पैदा करता है। इसने पूरे देश में सत्ता में आने के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का इसने काम चालू किया। इसका लक्ष्य था कि उसी को बता के आया भी था। गजब यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोग जो, और लोग नहीं जो थोड़े से हिंदुओं में थोड़े से हिंदू, दलित और हमारे जैसे गरीब, तो इसका मैंने तो डिबेट में कहा है कि मैं वो हिंदू नहीं हूं जो नरेंद्र मोदी है, मैं बिल्कुल वह हिंदू नहीं हूं। मैं वह हिंदू हूं जो गांधी, अंबेडकर, सुभाष, भगत सिंह, ये जितने थे और चंद्रशेखर आजाद को वाला हिंदू हूं, इसका हिंदू नहीं हूं, आरएसएस वाला हिंदू नहीं हूं, नरेंद्र मोदी का हिंदू नहीं हूं। तो इसके पास कोई विजन था ही नहीं। एक कोई विजन का आदमी पढ़ा लिखा रहे तब ना, इकोनॉमिक्स समझे तब ना, कि प्रोडक्शन ही हमको बचा सकता है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री बचा सकती है हमको। मैंने इसको अक्टूबर में ही, इसलिए कि मैंने जब इसका चुनाव में आया, चाय पर चर्चा पहली इसका चुनावी कार्यक्रम था, तो गोरखपुर में गुजरात से आए एक पत्रकार जो प्रशिक्षित किए गए थे, मुझे लगाया गया कि इनको लीजिए। मेरा 6000 रुपया लगा और तब सभी देश इसको इनवाइट कर रहा था, मैं भी उस जमात में था और मैं 6000 रुपया लगा के और टीवी सेट कराया। इसको बनारस से जुटना था, बनारस में टीवी लगी थी, यहाँ मैं इसको इनवाइट किया था। मैं इसको पता भी है, यहाँ खुफिया को पता है, सभी पुलिस को पता है कि यह इसके जब पहला चुनाव लड़ा था तो साथ मैं इसके साथ खड़ा था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि इतना जालिम और धूर्त आदमी है, इतना झूठ और बेवफा आदमी है, हिंदुस्तान को कहां गाड़ दिया। और इतना बेहया बेशर्म है कि अभी भी नहीं सोचता कि कोई अच्छे लोग हैं उनको इनवाइट करें, अब देश बर्बाद हो, इसके ऊपर असर पड़ना नहीं है। ये तो हथियारों से लैस और मिसाइल से लैस होकर जहाज में चलता है।
अभी भी इस बेशर्म को ये नहीं है कि अपनी बेशर्मी छोड़ें, अपनी बादशाहियत ये समझता है कि हम ही सबसे काबिल हैं। अभी वहीं सुब्रमण्यम स्वामी है, उनसे विचार करो, और जयराम रमेश है, उनसे विचार करो, नीतीश कुमार से पूछो कि इस देश को कैसे बचाया जाए, अन्य लोगों से पूछो, इतने अनुभवी सोनिया जी से पूछो, आप जो है वो अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं उनसे पूछो, किसी से पूछो, लेकिन ये देश को डुबा रहा है। मॉडल का तो नाम न लीजिएगा। क्या गुजरात मॉडल यार? व्हाट गुजरात मॉडल? कैसा गुजरात? क्यों? कौन सा मॉडल गुजरात का? हिंदुस्तान का एक ही मॉडल है, किसान की कमाई से हिंदुस्तान आ जाए। पहले भी अंग्रेजों ने आकर यहाँ लैंड रेवेन्यू से किसानों को पहले खींचा, कोड़ा मार कर टैक्स ले गए, और आजादी के बाद भी किसान कमाता है, मजदूर हवेलियां और रेल की पटरियां खड़ा करता है, सभी लोग हम आप सभी उस पर नोचते हैं, तमाशा देखते हैं। क्या गुजरात मॉडल? क्यों गुजरात मॉडल? किस बात का गुजरात मॉडल? क्या मैं बताइए? शिक्षा निकलती है, चिकित्सा निकलती है, हमारा प्राण निकलता है, अनाज निकलता है, क्या निकलता है गुजरात मॉडल से? हम गुजरात मॉडल नहीं सुनना चाहते। हम इसको फौरन चाहते हैं कि इसको बाकायदा पीट कर, हिंदुस्तान के लोग इसको पीट कर हुकूमत से किनारे करें। आदमी मर रहा, आदमी गरीब जा रहा, शिक्षा दफन कर दिया इसने, मंदिर से कहता है राष्ट्रवाद निकलता है अयोध्या से, इतना नफरत बो दिया, मुसलमानों को कुचल रहा। बंगाल के अंदर इसने मुसलमानों का वोट काटा है, डेमोक्रेसी से बेदखल कर दिया एक मुसलमान को। आजादी मुसलमान की दिलाई हुई है। 1857 का जब पहला ग्रेट वार ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था तो बरेली में बख्त खां की तलवार बाज रही थी, दिल्ली में बहादुर शाह जफर नाम मात्र का लीडर था, लखनऊ में बेगम हजरत लड़ रही थी, इलाहाबाद में लियाकत अली लड़ रहे थे, फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह लड़ रहा था, रानी झांसी का तोपची गौस खां था। 19वीं सदी का उतना बड़ा तोपची इस धरती पर कोई नहीं था, ना फ्रांस के पास ना ब्रिटेन के पास था। आप बात कर रहे हैं आजादी की लड़ाई, कुंवर साहब आरा में लड़ रहे थे, झांसी की रानी झांसी में लड़ रही थी, नाना साहब तांत्या टोपे ब्रह्मवर्त कानपुर में लड़ रहे थे, उनका सिपाही अजमुन्ना शाह था। इन लुटेरों के आरएसएस का देश है, नरेंद्र मोदी का देश है, आरएसएस से निकला है। क्या गुजरात मॉडल? कौन सा गुजरात मॉडल? हम आपको बता दें, आप एक अनुभवी और इतने पत्रकार हैं, ऐसा सवाल क्यों करते हैं? गुजरात मॉडल इसका है, इसका निजी गुजरात मॉडल है, हमारा कोई गुजरात मॉडल नहीं है। हमारा एक मॉडल है भगत सिंह का, हमारा सोशलिज्म हमारा मॉडल है। भगत सिंह जिसके लिए फांसी पर लटके थे, सोशलिज्म है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह का, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल सीआरए बनाए थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाए थे। हमें उबेड़ी कुरेदिए मत। अब हम ये भी जानना चाहेंगे, आप इतना सब मुद्दों को उठाते हैं, आपको भी बराबर परेशान किया जा रहा है प्रशासन को, ये आवाज आपकी भी दबाने की बराबर कोशिश की जा रही है। किस तरह से आपका परेशान किया जा रहा है, किस तरह से आप लड़ रहे हैं इसके लिए? क्या हिम्मत बांध रहा है आपको जो आप आपकी आवाजें बुलंद हो रही हैं? अब मेरे घर में आ जाएंगे तो देख लेंगे, 2200 पुस्तकों की ये पुस्तकालय है, आए दिन पुलिस यहाँ हमको दबाती है। हमारा इज्जत स्वाभिमान नहीं है? सड़क से उठा के ले आके घर में कैद खाने में फेंक दिया जाता है। पूरा समाज देख रहा है, बिका हुआ लिहो लिहो हो रहा है। हिंदुत्व के नाम पर अपना वतन और अपना भविष्य लोग दफन में कर रहे हैं, और जो है हमारी तरफ देखने का कौन है? लेकिन हुकूमत को बता देना था, और मैं आपको बता रहा हूँ, गांधी मारा जाता है, गांधी मारा जाएगा फिर जिस दिन लोग हमको गन डाउन कर दें। मैं आपको हर चीज जो भी पूछता है मैं उससे बताता हूँ। ये लोग केवल इसलिए छोड़े हैं कि मुझे गन डाउन करेंगे तो सत्य की चिंगारी इनको जलाएगी। ये ऐसा ना समझे कि हम जानते हैं वो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन एक विचार नहीं मर जाएगा। मैं मर जाऊंगा ना, विचार मर जाएगा। मेरी विचार की आग जो धधक रही है बाहर एनवायरनमेंट में गूंज रही है, इनको जला के छोड़ेगी। क्या समझ रहे हैं आप? हमें कुछ भी, ये छोड़ दीजिए, ये हिंदुस्तान है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बिस्मिल पंडित कहा करते थे, हिंदुस्तान है, हिंदू मुसलमान का हिंदुस्तान है। मुसलमान के बिना हिंदुस्तान की कल्पना भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस और पंडित बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद करते ही नहीं थे। और भगत सिंह तो कहते थे कि मैं मुसलमान के बिना जिंदा नहीं रह सकता। गांधी कहते थे मैं इन नफरतियों के तो नफरत का ये नफरत है, ये नफरत मैन है। इसने हेट फैलाई है हिंदुस्तान के अंदर, इसने हिंदुस्तान को इतना नुकसान किया है। ये देश जो है भगत सिंह और असंख्य की फांसी और कुर्बानी से मिला है। इसके अयोध्या के राष्ट्रवाद से मिला है,
राम से निकला है, हनुमान से, शंकर से और अल्लाह मियां से निकला है, किसी से नहीं निकला है। ये देश फांसी और कुर्बानी से निकला है। किसान इसको भोजन देता है, मजदूर हवेलियां, रेल की पटरियां, बस, जहाज, यात्राएं सब कुछ तैयार करता है और हम आप उसका सुख भोगते हैं। हमारा आपका फर्ज है कि इस बेईमान को तो मैं बता तो रहा हूं कि, और ये समझता है जैसे ये अपने पढ़ के आया वैसे समझता है। जीवन पढ़ाई में कूद गया। देश के सबसे बड़े शिक्षाशास्त्र, सबसे बेहतरीन जगह से पढ़ के आया हूं, इतिहास और अर्थशास्त्र और राजनीति पढ़ा। इस बेईमान से तो लड़ाई होती रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि इसकी हुकूमत का अंत धीरे धीरे ये करीब पहुंच रहा है। मेरी परवाह कोई न करिए, लेकिन गुजरात मॉडल जैसा शब्द क्वाइंट न करिएगा। आप वही समय पूछ लो क्या गुजरात मॉडल है, तो आप बताएंगे। सवाल तो कर दिया आपने, क्या गुजरात मॉडल, क्या निकला है वहां से? अनाज मिलता है आपको, शिक्षा मिलती है, सस्ता रेल मिलता है, चिकित्सा मिलती है। आप हमें बता दीजिए गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल ठगी का जगह है, नफरत का जगह है। ये वहीं से आया। इसने नफरत की नदी बहवा दी है पूरे देश के अंदर। मैं इसको लाइक नहीं करता। देखिए, आज महत्वपूर्ण चर्चा थी। हमें लगा कि आप लोगों को समझना चाहिए कि जिस वक्त ये देश की स्थिति हो रही है, किस संकट में हम लोग जा रहे हैं, इस संकट को बचने के उपाय भी प्रोफेसर साहब ने बताया। उम्मीद है कि सत्ता के लोग सुनेंगे और जो वो उपाय बता रहे हैं उस पर अमल करें, क्योंकि हमने दिल्ली में देखा है कि 2 मंडे को तो जरूर फोटो शूट हुआ मंत्रियों का मेट्रो पे, फिर उसके बाद वो मेट्रो मंडे भी खत्म हो गया है, अब कोई फोटो भी नहीं दिख रहा है। तो ये हकीकत है, ये समझना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि देश हम सबका है और हम सबको ही इसको संभालना होगा। तो इसी तरह से हम चाहेंगे कि प्रोफेसर साहब आने वाले वक्त में भी हमारे साथ जुड़ते रहें और कम से कम एक हकीकत तो पता चले हम लोगों को कि इस वक्त कैसी स्थिति है। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाजत दिए। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत प्रणाम आपको। नमस्कार।